बार बात हो रही थी, जैसे आपको याद होगा, आपने खुद ही खबर तकरीबन कोई 1 महीना से पहले दी थी परवेज़ इलाही साहब। तो परवेज़ इलाही साहब को बिल्कुल एट दी 11th आवर जब वज़ारत आला के लिए नामज़द कर रहे इमरान खान साहब, वो पहले कर सकते थे। यानी वो तमाम काम जो पहले मशवरे दिए गए वो नहीं किए, अब जब बिल्कुल उनके हाथ से गेम गई फिर वो किए। तो आप ये समझते कि इमरान खान साहब ने भी शायद लेट किया है अपने इस सारे मामलात को लेकर? डेफिनेटली, मसलन आप देखें, ये जिस तरह उमर सरफराज चीमा उनको गवर्नर अब बनाया, पहले बना देना चाहिए था। सबको पता था कि चौधरी सरवर साहब जो हैं वो अपनी वफादारियाँ, हमदर्दियाँ तब्दील कर चुके हैं। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब की भी आपने बात कही। पंजाब में एक बहुत बड़ा एक एतराज़ रहा, ये हमारे जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी एतराज़ रहा, लेकिन मैं जो बड़ा जो इमरान खान का जो एक हमें नज़र आता है जिसकी तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी, वो थी उनकी पार्टी। भुट्टो साहब से भी यही काम हुआ था, उनकी पार्टी में भी सब वडेरे लोग आ गए थे और वो बहुत उन्होंने काम किया पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई शक नहीं, वज़ीर आज़म ने उस वक्त। लेकिन जिस वक्त उन पर बुरा वक्त आया, उनकी पार्टी तितर बितर थी, क्योंकि हर जगह पर जो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग, इलेक्टेबल्स वही थे। साहब, आपकी बात को हम कंटिन्यू करते हैं, सॉरी टू कट यू, लेकिन अभी खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म ऐवान पहुंचने वाले हैं, तो उसकी क्या सूरत हाल है? हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा हैं, उनसे बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा, वज़ीर आज़म कब तक ऐवान पहुँच रहे हैं? जी, अभी से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म ने अपने रफ़का से, करीबी रफ़का से मुलाकात की है और इस मुलाकात में इजलास में वोटिंग के बारे में मुशावरत की गई है। अभी जो चैम्बर है, वज़ीर आज़म चैम्बर, उसकी सिक्योरिटी बड़ी सख्त कर दी गई है। थोड़ी देर में वज़ीर आज़म असम्बली की जानिब आएंगे। इस जो मुशावरत है, इसमें अदम एतमाद के हवाले से आइनी और कानूनी ऑप्शंस के ऊपर बात की गई है और ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म अभी भी पुरउम्मीद हैं और ये कह रहे हैं आज एक बड़ा सरप्राइज देंगे और उसके लिए उन्होंने अपना होमवर्क तैयार कर रखा है। और ये भी कहा जा रहा है कि किसी को भी, यानी उन्होंने अपने बिल्कुल जो बहुत नज़दीक उनके रफ़का हैं उनको भी इस हवाले से नहीं बुलाया, बल्कि कल से जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं उन मुलाकातों में वो सिर्फ नोट्स लेते हैं और अपनी बात अपने तक ही रखते हैं, लेकिन कोई ऑप्शन उन्होंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया है। अभी सदर पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म की जो मुलाकात है वो भी हो रही है। अभी कुछ देर बाद वो तमाम मशावरत मुकम्मल करने के बाद तकरीबन 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे वज़ीर आज़म को गुज़िश्ता रात जमा करवा दिए गए थे, वो उनके पास हैं और ये कोई भी, मेरे ख्याल में, कोई अदम एतमाद का फैसला आने से पहले वज़ीर आज़म जो है कोई भी कर सकते हैं। और अभी हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने PTV की जो टीम है उसको अपने पास बुला लिया है, वहाँ तलब कर लिया है। पॉसिबिलिटी है कि ऐवान में आने से पहले कोई, उससे पहले ही वज़ीर आज़म जो है कोई तकरीर कर दें और जो भी उनके पास ऑप्शंस हैं उनकी वो ठीक है। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया तमाम तर सूरत हाल बताने के लिए। कौमी असम्बली के इजलास का आगाज़ हो गया है, अरकान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी आप ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं, हुकूमती बेंचेस पर भी लोग मौजूद हैं। अभी आप हम्माद अज़हर को देख रहे हैं, शफीरी मज़ारी को देख रहे हैं, परवेज़ खटक मौजूद हैं और कौमी असम्बली का इजलास अब शुरू हो चुका है और वज़ीर आज़म भी अब से कुछ देर बाद ऐवान की कार्रवाई में मौजूद होंगे। कौमी असम्बली का इजलास जो आज तहरीक अदम एतमाद के हवाले से है, इस पर अब अपोजिशन अरकान ने दावा किया है कि उनके पास जो है वो 176 की फहरिस्त जो है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत इस वक्त इजलास का आगाज़ हुआ है। क्या वजह है कि असद कैसर जो है वो मुलाकात के लिए सदर मुमलिकत के पास पहुँचे थे, वापसी अभी उनकी नहीं हुई है। तो इस वक्त कौमी असम्बली इजलास का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, ज़ाहिर है आइनी और कानूनी मशवरे किए जा रहे हैं, और क्या आइनी ऑप्शंस, कानूनी ऑप्शंस हैं वज़ीर आज़म के पास जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हो सकता है? आरिफ साहब, सरप्राइजिंग एलिमेंट कोई भी ऐसा हो सकता है जो आइन में तो दर्ज नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस्तीफे देना, इससे क्या सरप्राइज होगी। उसकी वजह यह है कि 123 अरकान के वो इस्तीफे देते हैं, लेकिन जो आज की कार्रवाई है उसमें तो उन्हें 172 अरकान जो है वो दिखाने हैं हाउस में, जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए मोशन दी है। तो वो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए 172 दिखा देते हैं तो उसके बाद तो आइनी तौर पर तो कोई जवाब प्राइम मिनिस्टर का रह नहीं जाता।
बाकी सारी बातें जितनी भी हैं वो ऐसी हैं कि जो अखलाकी हो सकती हैं, उसमें वो यानी कार्रवाई जो भी करेंगे उन लोगों को। हाँ, वो 123 लोगों के इस्तीफे जमा हो गए हैं वजीर आजम के पास, अगर 150 तक भी इस्तीफे हैं और वो इस्तीफे पेश कर दिए जाते हैं फिर क्या होगा? नहीं, इस्तीफे पेश किसे करेंगे? उसकी वजह यह है कि इस वक्त कार्रवाई जो चल रही है ना आइन में, उसे तो नहीं रोका जा सकता, इसके बाद ही पेश किए जा सकते हैं। हाँ, उसकी वजह यह कि ऐवान के अंदर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई है इसकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। इस्तीफे जो है वो उन्होंने स्पीकर को देने हैं, बिल्कुल, और स्पीकर जो है वो उसके बाद देखेगा। इसके बाद दूसरा काम उन्होंने जो करना है, जो लोग वोट कास्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उनके खिलाफ उन्होंने स्पीकर को रेफरेंस भेजना है, और वो रेफरेंस जो है उसके बाद शोकाज नोटिस भी अब तो देने की जरूरत इसलिए नहीं होगी कि चूंकि सारी चीजें, वैसे तो शोकाज नोटिस मैंडेटरी है, इसके बावजूद कि वो उन्होंने नजर आएंगे कि वो वोट उन्होंने कर दिया, लेकिन बाहर सूरत वो कार्रवाई होगी और वो शोकाज नोटिस के बाद फिर रेफरेंस जो है वो स्पीकर आगे भेजेगा उसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास, चीफ इलेक्शन कमीशनर के पास भेजेगा, जिसे 30 दिन के अंदर उसे अपने फुल कोर्ट जो उनकी है इलेक्शन कमीशन सारे का सारा वो बैठेगा और वो फैसला कर सकता है। और उसके खिलाफ दोनों सूरतों में, मंजूरी या ना मंजूरी की सूरत में, 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया जा सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। अब तो ये सारा अमल अगर आइन को देखा जाए तो उसमें तो ये तरीक़ेकार मौजूद है कि उसका कोई इम्पैक्ट आज की कार्रवाई पे मुझे नजर नहीं आता बराह रास्त। आईनी जो दफात या शिक्के मौजूद हैं, और इसके अलावा जितनी ऑप्शंस हैं। ठीक है आरचो साहब, इस पे हम मजीद बात करते हैं 130 के हवाले से भी, लेकिन 123 हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं। ये खबर सामने आ रही है, अरकान ने वज़ीर आज़म को अपने इस्तीफ़े जमा करवाए हैं, उनकी तादाद 123 है। तो खासा एक नंबर फ़र्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान के हवाले से। तो मुनहरिफ अरकान ने अपने इस्तीफ़े जो है वो जमा नहीं करवाए हैं, लेकिन जो मेंबरान 123 हैं वज़ीर आज़म के साथ, उन्होंने अपने इस्तीफ़े वज़ीर आज़म इमरान खान को जमा करवा दिए हैं। तो क्या वज़ीर आज़म इजलास के बाद ये तमाम तर इस्तीफ़े वो स्पीकर को देते हैं और उसके बाद क्या मामला होते हैं? समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, इस्तीफ़ों के हवाले से तो खबर कंफर्म हो रही है, ज़रा बता रहे हैं कि दे दिए गए, लेकिन जब हुकूमत बदल जाएगी तो 123 से 150 में भी ज़िमनी इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। तो क्या इस्तीफ़े देना असम्बलियों से एक बेहतर फ़ैसला और बड़ा फ़ैसला समझा जाएगा PTI का? देखिए, इस मौके पर ज़िमनी इंतखाब करवाना, वो मुझे नहीं लगता कि ये ज़िमनी इंतखाब की तरफ जाएंगे। बेसिकली अगर 123 लोग या 140 लोग या इवन 150 भी इस्तीफ़ा दे देते हैं तो सिंपल मेजॉरिटी तो रहेगी अपोजिशन के पास। तो वो बेसिकली करना ये चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं उनको वो अंडू करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ख़त्म करेंगे, नैब को बंद कर देंगे, और फिर इसके साथ वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका वोट का हक वापस कर देंगे। अच्छा समी साहब, तो उसके बाद सिद्दीक साजिद जो है वो तफसील हमें देना चाह रहे हैं 123 अरकान के हवाले से। जी आगाह कीजिएगा सिद्दीक साजिद इस मुतालिक। जी बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली में अपने इस्तीफे अब तक जमा करवा दिए। वज़ीर आज़म इस वक्त भी ऐवान वज़ीर आज़म में मौजूद हैं और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी वहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म, सदर और स्पीकर की मुलाकात भी हुई थी और उसमें मौजूदा इजलास के हवाले से जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं कानूनी आइनी, उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। समी साहब कह रहे थे कि जो जिन लोगों ने इस्तीफे जमा करवाए हैं, इनके इस्तीफे जमा करवाने के बावजूद अपोजिशन का जो सिंपल मेजॉरिटी है उनके पास चली जाएगी, तो इस सारी सूरत हाल पर भी गौर वफाक किया जा रहा है। और अब जबकि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की दरअसल इजलास शुरू हो चुका है, तो वज़ीर आज़म का कहा जा रहा था कि वो ऐवान में आएंगे, लेकिन अभी तक वो ऐवान में नहीं आए। जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जो PTV की टीम थी वो अभी तक वहीं पर मौजूद है, तो वज़ीर आज़म का कोई पैगाम आ सकता है या वो कौम से खिताब कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो ऑप्शन हैं हुकूमत की ओर ज़ेरे गौर हैं। हुकूमती अरकान और वज़रा ऐवान में वज़ीर आज़म अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि 123 अरकान ने अपने इस्तीफे वज़ीर आज़म को दे दिए हैं और जब वो वज़ीर आज़म चाहेंगे इन इस्तीफों के हवाले से 123 लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, यानी कि मुनहरिफ अरकान की तादाद खासी बढ़ गई है। तो क्या मुनहरिफ अरकान भी इस वक्त इजलास में मौजूद हैं तमाम के तमाम?
मुनर्रफ जो अराकीन है वो अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है उसमें मौजूद है, अभी वो ईवान में नहीं आए जो मुनर्रफ अराकीन है। और ये तकरीबन 20 से करीब है मुनर्रफ अराकीन। और तब जो तहरीक इंसाफ की अपनी जो इस वक्त तादाद है वो 140 के करीब बनती है। कुछ लोगों के भी इस्तीफे रहते हैं, लेकिन वो भी जो है वो कहा जा रहा है कि उनके पास जमा, क्योंकि तमाम इख्तियार इस्तीफों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो पार्टी चेयरमैन उनको दिया गया है, इन इस्तीफों के हवाले से जब चाहें वो फैसला कर सकते हैं। ठीक है सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया। ये 123 अरकान हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म को इस्तीफे जमा करा दिए हैं। कल भी इस्तीफे तैयार कर लिए गए थे, 150 का फिगर दिया जा रहा था। समीम इब्राहिम साहब, ये इस्तीफे आना, ये जमा होना और फिर उसके बाद ये मुनारिफ अरकान, इनकी तादाद अभी 20 बताई जा रही है। वो चैम्बर में तो हैं लेकिन वो अभी असम्बली में नहीं है, तो क्या लग रहा है आपको? और वज़ीर आज़म का ऐवान में आना, क्या उनका कौम से खिताब करना, क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? देखिए, अगर तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े दे के पार्लियामेंट से निकल जाती है तो इस पार्लियामेंट की जो हैसियत है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। और जो भी अपोजिशन, देखिए, आइनी तौर पर कानूनी मदद की नंबर से वो कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा और ये जो नेशन है ये डिवाइड हो जाएगी। और ये जो अगर जो भी इमरान खान को हटाकर इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते थे या समझते थे कि जी सबको मिलाकर चलेंगे, लेकर चलेंगे, तो वो तो एक बिल्कुल तारपीडो हो जाएगा। और अक्सरियत की बुनियाद पर अगर आप कोई फैसला करेंगे तो वो एक बड़ा गहरा ज़ख्म लगाएगी, इसलिए कि PTI की KPK में गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट है, और जो इस वक्त सेंटिमेंट है लोगों का, अवाम उनके साथ हैं। तो आइसोलेशन में जाके अगर कोई इस्लामाबाद में फैसले पेश किया जा रहा है, कौमी असम्बली की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आइटम नंबर 2, वक्फा सवालात। जी फात चौधरी साहब, जी फात चौधरी साहब। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, तहरीक अदम एतमाद आइन के आर्टिकल 95 के तहत पेश की जाती है। अमूमी हालात में ये एक जमहूरी हक है और इस हक को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे आइन का एक और आर्टिकल 5(1) है। आर्टिकल 5(1) रीड्स एज फॉलोज: लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब यहाँ क्या होता है? 7 मार्च को हमारे एक सफ़ीर साहब को एक ऑफिशियल मीटिंग में तलब किया जाता है, का अटेंड करते हैं, बाकायदा नोट टेकर्स के साथ अटेंड करते हैं। ये मुलाकात ऑफिशियल, और इसमें दूसरे मुल्क के ऑफिशियल्स भी बैठते हैं। इस मीटिंग की तारीख क्या है? 7 मार्च। इस मीटिंग में हमारे सफ़ीर को बताया जाता है कि इमरान खान के खिलाफ एक अदम एतमाद पेश की जा रही है। जनाब स्पीकर, 7 मार्च को यह बताया जाता है, अदम एतमाद उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आती, 8 मार्च को आती है। इस वक्त तक पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता अदम एतमाद आ रही है। जनाब स्पीकर, हमें बताया जाता है, हमारे स्पीकर साहब को बताया जाता है कि पाकिस्तान से आपके हमारे ताल्लुकात का दारो मदार इस अदम एतमाद की कामयाबी पर है। और अगर यह अदम एतमाद कामयाब होती है तो यू विल बी फॉरगिवन, लेकिन अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो आपका अगला रास्ता बहुत सख्त होगा। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर, रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और बदकिस्मती से जनाब स्पीकर, इसके साथ ही जनाब स्पीकर, इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाअल्लाह, और मामलात यहां तक आ पहुंचते हैं। यह फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है?
पाकिस्तान की अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बेगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं, जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा मेरे इश्क तेरी आश्क आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुतजादिम है या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम-ए-एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम-ए-एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। असद कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। डिप्टी स्पीकर असद कैसर का पैगाम डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पढ़ के सुनाया। स्पीकर का पैगाम, उन्होंने कहा कि अदम एतमाद को आइन के मुनाफी करार देता हूं और ये अदम एतमाद जो है वो मुस्तरद की जाती है। बड़ी अहम खबर है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है और आपको हम खबर दे रहे हैं। स्पीकर का पैगाम डिप्टी स्पीकर ने पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक को आइन के मुनाफी करार देता हूं और अब इसको हम मुस्तरद करते हैं और अब ये कार्रवाई नहीं हो सकती है। उन्होंने ये पैगाम पढ़ के सुना दिया है। बड़ा तारीखी ये फैसला है। समी साहब, ये क्या हो गया? यही था वो सरप्राइज। समी इब्राहिम साहब जी देखें, ये बात हो रही थी, हम भी अपनी ट्रांसमिशन में भी इसका जिक्र कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी हमारी काउंसिल है, जो कमेटी है जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं वो शरीक हैं, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत है और उसके बाद फिर उन्होंने इस पर कार्रवाई पर जोर दिया और उसके नतीजे में अमरीकी नाज़िम अल अमूर को तलब करके इस पर एहतजाज भी किया गया। उनको ये बताया गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में आप मदाखलत कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा था कि ये सब कुछ जो आज हो रहा है ये सिर्फ एक अददी नंबर की बात नहीं है। ये कोई आइनी तौर पर ज़्यादा नंबर होने की वजह से आप हुकूमत पर नहीं आ सकते। ये जो अदम-ए-एतमाद आने से पहले एक अमेरिका के सफ़ीर ने, पाकिस्तान के सफ़ीर ने अमेरिका से ये भेजा एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन कि जी अदम-ए-एतमाद आ रही है, अमेरिकी हुकाम ने बताया और अगर वो पास नहीं हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो ये जो स्टेट से लॉयल्टी है इसमें कोई शक नहीं कि इस पर एक बड़ा सवाल उठा और फवाद चौधरी साहब ने वेरी राइटली पॉइंट आउट किया ये सब कुछ कि जनाब पहले आप ये तो फैसला कर लें कि ये जो अदम-ए-एतमाद है ये कहां से आई है। ये अदम-ए-एतमाद क्या ये कोई आईनी और कानूनी चीज है? जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के आगे हम लंबे पड़ जाएंगे और ये जो रियासत है, क्या यहाँ पर ऐसे लोग हुक्मरान होने चाहिए जो अमेरिका के लिए काम करते हैं, अमेरिका की तरजीहात के मुताबिक काम करते हैं? तो राइटली उसको जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, उन्होंने वो ऑर्डर पढ़ के सुनाया और उसके नतीजे में उन्होंने इसको डिसअलाउ किया। देखें, पैसे की मदद से आप सब कुछ ये नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, 22 करोड़ का मुल्क है, एक रिस्पॉन्सिबल एक न्यूक्लियर स्टेट है। यहाँ पर अगर यहाँ के लोग चाहें हुकूमत तब्दील करना तो उनका हक है, लेकिन बैरूनी आकाओं के इशारों पर नाचते हुए ये सब कुछ करना इंतहाई नामुनासिब है। और ख़ास तौर पर इसमें पीपल्स पार्टी शामिल है जिसके बानी चेयरमैन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अमेरिका की साजिश का शिकार हुए, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी इसका अमेरिका को पता था। उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर पाकिस्तान से कहा कि इसको कामयाब बनाएं, अगर इमरान को नहीं हटाया तो आपके साथ बहुत आपकी मुश्किलात होंगी। और यहाँ पर जो अपोजिशन के रहनुमा हैं वो ये 3 दिनों से कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमें रखने हैं,
हम तो भिखारी हैं और अमेरिका जो चाहे कर सकता है। तो वो राइटली पॉइंट आउट किया फवाद चौधरी ने, कानूनी जो है। तो इमरान खान, मैंने आपको बताया था, वो लड़ रहा है, ही इज फाइटिंग फॉर पाकिस्तान, ही इज फाइटिंग फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो हक है, ये पाकिस्तानियों का हक है कि वो हुकूमत को तब्दील करें, ना कि कोई बैरूनी आका जो है वो पैसे दे दे और सारे वसाइल आप इस्तेमाल करें और लोगों को खरीदो फरोख्त शुरू कर दें और फिर उसके बाद आप हुकूमत को तब्दील कर दें। साहब, ये जो स्पीकर की रूलिंग, ये वो मशवरे थे, ये आईनी और कानूनी मशवरे थे जो कि लिए जा रहे थे, यानी कि ये तैयार हो रहा था, ये सारा मामला था जो वजीर आजम सोचो विचार कर रहे थे और उसके बाद जाहिर है ये सारा मामला हुआ। ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये हुकूमत सोच रही थी, हुकूमत के पास ये चीजें थी, कैसे ही कर सकते हैं हम। समी साहब, बिल्कुल, देखिए आर्टिकल 5A जो है वो आइन में वो दर्ज है कि जो स्टेट के साथ जो लॉयल्टी है वो मस्ट है। लेकिन यहां पर आप मुझे बताएं ना, अमेरिका कह रहा है 7 तारीख को अभी अदम एतमाद पेश नहीं हुई, कि अदम एतमाद आ रही है और अगर ये पेश ना हुई तो हम आपके साथ ऐसी की तैसी कर देंगे। तो स्टेट की लॉयल्टी पहले ये तय करें ना, इस बात को इन्वेस्टिगेशन करवाएं, इस बात की जो कहा है वफाकी हुकूमत ने कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर उसके नतीजे में आप मुझे बताएं, ये इन लोगों को अगर आप हुकूमत दे दें जिन पर इल्ज़ाम है, तो वो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराए, सुप्रीम कोर्ट एक JIT बना दे, जैसे पनामा पेपर्स की बात हुई थी, इसको इन्वेस्टिगेट करे। अगर शवाहिद ये साबित हो जाते हैं तो इन लोगों के खिलाफ गद्दारी के इल्ज़ाम में पर्चे दर्ज होने चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमात चलने चाहिए, क्योंकि इनकी लॉयल्टी तो बाहर की है। फिर एक और बड़ी अहम बात है कि जब भी इन्हें पाकिस्तानी कानून के तहत सजा होती है, ये आ जाते हैं, NRO मिल जाता है। समी साहब, इसके NRO के नतीजे में नवाज शरीफ और ये आए बेनजीर साहब, समी साहब उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन खबर ये आ गई है कि शहबाज गिल ने ये ट्वीट किया है कि कुछ देर के बाद वजीर आजम इमरान कौम से खिताब करेंगे, जिसके बारे में बताया गया था कि PTV की टीम पहुंच गई है वजीर आजम हाउस में। तो अब वजीर आजम इमरान खान कुछ देर के बाद वो खिताब करेंगे। फैसल जावेद का ये ट्वीट जो है वो सामने आया, सेनेटर फैसल जावेद ने ये ट्वीट किया है, वजीर आजम इमरान खान कुछ देर बाद इस वक्त कौम से खिताब करेंगे। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान का कुछ देर के बाद अब खिताब होगा। कौमी असम्बली का आज इजलास था। वजीर कानून फवाद चौधरी ने आइन के आर्टिकल पढ़ते हुए बताया कि किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो पार्लियामान में वो पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी के हवाले से नहीं हो सकती है और उसको तहरीक अदम एतमाद इस सूरत में लाई जा रही है। और इसी बिना पर स्पीकर का वो पैगाम पढ़कर डिप्टी स्पीकर की जानिब से सुनाया गया, जो आज इजलास को चेयर कर रहे थे, और उन्होंने यकसर इसको मुस्तरद कर दिया जो वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला आया। एक बार फिर सुनाते हैं कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने क्या कहा, सुनिए। एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। कौमी असम्बली का इजलास और डिप्टी स्पीकर ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि वजीर कानून ने जो नकात उठाए हैं उसके मुताबिक रूल्स, आइन और ज़ाब्ते के खिलाफ ये है जो करारदाद है। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, स्पीकर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए और जो तहरीक अदम एतमाद की करारदाद है उसे अक्सर मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा रूल्स, आइन, ज़ाब्ते के खिलाफ ये करारदाद है। तो क्या अब ये हो सकता है कि बस ये तहरीक अदम एतमाद की जो करारदाद लाई गई थी वो मुस्तरद तस्वुर की जाएगी? इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे फौरी तौर पर अपोजिशन, और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि क्या आइन की इस दफ़ा के तहत जो करारदाद लाई जाती है क्या उसे किसी भी वजह से मुस्तरद किया जा सकता है, सवाए इसके कि वो हाउस में वोटिंग हो। क्या वोटिंग का जो अमल था उसे रोका जा सकता है? इस बुनियाद पर ये बहुत अहम नुकता है जिसको उठाया गया है और इसका फैसला अब ज़ाहिर है कि इजलास जो है इन्होंने तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया और जहाँ तक रोल था स्पीकर का वो तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया।
अब तो दोबारा ये बात जो है स्पीकर के मामले को तो ज़ाहिर है कि अदालत में अब वो जाएंगे, चैलेंज करेंगे इसको, और अदालत को ये फैसला करना होगा कि क्या ये सारी सूरत हाल जो है जिसके पेश नज़र ये उसमें वो सारे सवालात, उसका भी फैसला हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी भी एक पटिशन जो थी सुप्रीम कोर्ट में इस बुनियाद पर दायर की गई थी कि ये जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसमें बैरूनी साजिश इन्वॉल्व है, बैरूनी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास आरिफ साहब सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत भी जा सकती है ना, कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। जिस तरह भी समी साहब ने कहा कि कोई GIT बने, देखा जाए, खासतौर पर 5A जिसका हवाला दिया गया कि अगर कोई इस तरह की साजिश हो रही है तो फिर ये इस पर किस तरह देखा जा सकता है, कानून क्या कहता है इस पर? नहीं, हुकूमत के पास तो इख्तियार मौजूद है, जब तक प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास इसे कमीशन मुकर्रर करने का इख्तियार है। उसे तो कमीशन मुकर्रर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के पास तो अपना, और इन्होंने जो फवाद चौधरी साहब है वजीर कानून, उन्होंने कल ये कमीशन का ऐलान भी कर दिया था कि मैं कमीशन मुकर्रर कर रहा हूं। आरिफ साहब एक सवाल जो है वो यहाँ पर है कि स्पीकर की जो रूलिंग है